गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कुमार सुंदरम है और हम आप लोगों के स्टडी की इस जर्नी में आज जुड़ रहे हैं और हम बायो क्लास कराएंगे। आज का चैप्टर का नाम है रक्त और हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे और हमें विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो रक्त से रिलेटेड आज का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यह रक्त चैप्टर 3 हिस्सों में होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद में हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे रक्त के बनावट के बारे में और थर्ड हिस्से में पढ़ेंगे जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त को इंग्लिश में हम लोग ब्लड बोलते हैं और हिंदी में हम लोग उसको खून बोलते हैं और उर्दू में इसको हम लहू बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेरेलॉजी, सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। इस स्लाइड में जो भी चीज लिखा हुआ है सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज फालतू का नहीं है। रक्त कैसा क्लोराइड है? तो रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। मोटा मोटी भाषा में हम लोग समझते हैं कि रक्त प्राकृतिक क्लोराइड होता क्या है। ऐसा विलयन जिससे अगर हम उसको छानते हैं तो कुछ कण ऊपर रह जाते हैं, जैसे कि हम लोग दूध को छानते हैं तो उसका जो क्रीम वाला भाग है ऊपर रह जाता है। वैसे ही हम लोग खून को छानेंगे तो खून के जो कुछ रुधिकाणु होंगे वो जो कपड़े होंगे या छन्नी होंगे उसके ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके का जो भी जो हमारा तरल पदार्थ होता है इसको हम लोग करते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन। तो रक्त एक कैसा कोलाइड है? तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। सेकेंड नंबर में हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है रक्त संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। रक्त क्या करता है? हमारे चीजों को, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है या ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, चलते रहता है। ऑक्सीजन को हर एक सेल से कनेक्ट करता है, गैसों को हर एक सेल से कनेक्ट करता है। तो रक्त एक तरीके का कैसा ऊतक है? यह एक संयोजी ऊतक है। आइए हम लोग 3 नंबर पढ़ते हैं। रक्त एक क्षार है। रक्त की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो रक्त एक क्षारीय प्रकृति की तरल है। इसका क्षारीय मान होता है 7.4। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेल और फीमेल। मेल में हमेशा रक्त की मात्रा ज्यादा होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों मेल में ज्यादा होती है और क्यों फीमेल में कम होती है। तो रक्त का 5.5 लीटर मेल में रक्त की मात्रा होती है और फीमेल में होती है 5 लीटर। ऐसा कि गांव में भी कहा जाता है। एक आदमी से अपने फ्रेंड से पूछे थे कि भाई फीमेल में कम क्यों होती है, तो उन्होंने बताया था कि क्योंकि लेडीज में कम इसलिए होती है कि वो पुरुषों का खून चूसना चाहती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कम होता है। ऐसे मजाक की बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण होता कहाँ है? मेनली रक्त का निर्माण 2 जगह होता है। एक होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा, कि हमारे बोन मैरो में होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के जो खोखले पार्ट होते हैं उस पार्ट में रक्त का निर्माण होता है। और सेकेंडली, जैसे कि ये बोन है, फीमर है, यहाँ पे हम लोग का रक्त का निर्माण होता है। और सेकेंड, जो बच्चे भ्रूण अवस्था में होते हैं, भ्रूण अवस्था मतलब क्या? 2 महीने का भी बच्चा जो पेट में है वो भी भ्रूण है, और 9 महीने का बच्चा जो पेट में है वो भी भ्रूण है। मेनली जो पेट में बच्चा है, बाहर नहीं आया है, वो सारे भ्रूण है। तो भ्रूणों में निर्माण होता है लीवर में। जो बच्चे भ्रूण में होते हैं उसमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। लीवर का एक पार्ट होता है मेसोडर्म, वहां पे रक्त का निर्माण होता है। और जो हम लोगों के अंदर या फिर जो भी जो गर्भावस्था से बाहर निकल चुके हैं, जो भ्रूण नहीं है, उनका निर्माण होता है हड्डियों में। यहाँ तक हम लोगों ने पहुंच लिया। आशा है कि आपको यहाँ तक याद होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यह जो रक्त का निर्माण तो हम लोग पढ़ लिए। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो अगर भ्रूण में है उसका लीवर में होता है। लेकिन रक्त का स्टोरेज कहाँ होता है? तो हमारे जो यह पेट है इसके बाएं साइड में स्प्लीन होता है, तिल्ली होता है, तिल्ली। वहां पे रक्त का स्टोरेज होता है, तिल्ली में। और रक्त अगर मर जाता है तो फिर भी वो भी जाके तिल्ली में ही जमा होता है। इसलिए स्प्लीन को स्टोरेज भी कहते हैं और इसको कब्रगाह भी कहते हैं। रक्त का कब्रगाह स्प्लीन को ही बोलेंगे, तिल्ली को ही बोलेंगे, और स्टोरेज भी स्प्लीन को ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट चीज आता है, आप लोग सुने होइएगा कि रक्त कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बार बार आप लोग सुने होइएगा कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है, किसी का कोलेस्ट्रॉल घट गया है। इन सब चीजों के बारे में सोचे होइएगा। तो यह रक्त में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ होता है जो ब्लड के माध्यम से हमेशा चलते रहते हैं। जैसे बादाम खाते हैं हम लोग, घी खाते हैं, तो रक्त चिपचिपा हो जाता है। अगर मानिए रक्त चिपचिपा हो जाएगा तो रक्त के जाने आने का जो रफ्तार है वो घट जाएगा, तो बीपी की बीमारी भी हो सकती है, सर्कुलेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए रक्त में हमेशा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रक्त में अगर हम लोग कहीं जाते हैं परीक्षण कराने तो हमेशा परीक्षण डीएल में ही होता है। डीएल के ही आधार पे, इसको पर डेसीलीटर के आधार पे ही किया जाता है। तो मानव शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 200 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। अगर इससे अधिक है
तो आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दवाइयाँ खानी चाहिए, खान पान में वो सब आपको परहेज करना पड़ेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग आते हैं हीमोग्लोबिन में। अब आप लोग देखते हैं लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती है और पुरुषों का हाथ थोड़ा कठोर होता है। ये सब डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर ही। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो मेल में होता है, फिर वैसे ही हम लोग टेस्ट करने जाएंगे तो डीएल पे ही टेस्ट किया जाएगा। तो मेल में 14 ग्राम होता है और फीमेल में 13 ग्राम ही होता है। अब मेल में 14 ग्राम होता है, इसका मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है और हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस होता है। फेरस मतलब लौह हाथ है, क्योंकि लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक है कि उसका बॉडी कठोर होगा, और स्त्रियों में लौह तत्व की मात्रा थोड़ी कम है, इसलिए इसका थोड़ा सा कमजोर होता है। इसलिए टीचर लोग भी लड़कियों को थोड़ा सा दंड देते हैं तो कम ही देते हैं, 2-3 डंडा कम ही मारते हैं, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा मारते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको किसने बताया था? तो इसको विलियम हार्वे ने बताया था। यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। रक्त के चलने के कारण ही हमारा टेम्परेचर क्या होता है कि मेंटेन रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही होता है। अगर यह ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो हमारा बॉडी ठंडा हो जाएगा। जैसे कि कोई भी मृत आदमी है जिसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, आप उसका बॉडी टच करके देखिएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी सर्कुलेशन के कारण हमारा जो हार्ट बीट है 120/80 जो बना हुआ रहता है, इसी सिस्टम के कारण ही बना रहता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे प्रथम किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बात समझ लीजिए। अब ब्लड के कार्य के बारे में आते हैं। ब्लड का कार्य क्या है? ब्लड का कार्य मेनली परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, हम जो भोजन पदार्थ खाते हैं और उसके जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसका परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, और मेनली तापमान को नियंत्रण करना रक्त का प्रमुख कार्य है। तो आज की क्लास में हम लोग मोटा माटी रक्त के बारे में पढ़े हैं। जो रक्त के बारे में नहीं जानते थे, रक्त के बारे में नहीं सुने थे, या रक्त के बारे में एक परिचय है। मेनली रक्त के बारे में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, और वीडियो समझ में एक बार में नहीं है तो दोबारा देखिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, और कल के क्लास में जरूर जोड़िए कि रक्त के मेन कोर पार्ट को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।